दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में सफल बैच की अगली श्रृंखला उपस्थित है। दोस्त, अगर देखा जाए, लगातार आप सभी मांग कर रहे थे आपके बीच में हम बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया पर कंटिन्यू लेक्चर हम प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे थे कि भैया और सब्जेक्ट की क्लासें कब से दी जाएंगे। तो बिल्कुल वह सिलसिला फिर से शुरू होता है आपके बीच में। एजुकेशन सेकंड पेपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। आपके 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यानी आपकी जो परीक्षाएं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की होती हैं, 50 नंबर के पेपर इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। इस 50 नंबर में अगर आप लगातार कंटिन्यू वीडियोस चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं और आप सफल बैच को ज्वाइन करते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं कि 50 में 45 नंबर तो हर हाल में आप लेकर आएंगे ही, ठीक है। लेकिन आपको कंटिन्यू जितना कहा जाएगा उतना करना होगा। यहां देखिए, आपके बैच में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत पहला चैप्टर है शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य। इसके अंतर्गत देखिए, इस टॉपिक को अगर हम बात करें तो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर शिक्षण के अर्थ एवं उद्देश्य के तहत इसको हम आपके बीच में पीडीएफ से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बोर्ड पर चीज़ें जो है सफिशिएंट रूप से नहीं दी जा सकती, ठीक है, इसलिए हम आपके बीच में जो है पीडीएफ के माध्यम से इसकी क्लासें कंटिन्यू आपके बीच में रखेंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको सफल बैच की ज़रूरत है तो बेहतरीन सफलता के लिए आज ही सफल बैच को आप ज्वाइन करें, जिसकी कीमत मात्र 220 रुपए है। इस 220 रुपए में आपके लिए मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर के साथ साथ आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें हैं, और इसके साथ साथ आपके लिए सारे सब्जेक्ट के नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। कितने में? मात्र 220 रुपए में। अगर आपको जो है ये चैनल या कहा जाए पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप दिए गए नंबर 9452351053 पर संपर्क करेंगे। हर संभव आपके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बेहतरीन सफलता के लिए बैच को ज्वाइन करें। प्राइस मैंने छोटा रखा है, जिसके पीछे कारण ये है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक ये नोट्स जा सके और अपनी सफलता को वो सुनिश्चित कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन आप सभी से करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आप इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए सफल बैच को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए आप मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं शिक्षण अधिगम के पहले चैप्टर की शुरुआत हम आपके बीच में करने जा रहे हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप सभी ने देख भी लिया है, कि शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण के अर्थ तथा उद्देश्य के अंतर्गत हमारी पहले टॉपिक ही बनती है कि आखिरकार शिक्षण का क्या अर्थ है। जैसे आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पढ़ाई का, आपके शिक्षण का क्या कुछ अर्थ निकल रहा है, इस चीज को आप जानने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए, यहां कहा जा रहा है, प्रायः शिक्षण का अर्थ ज्ञान प्रदान करने से लगाया जा सकता है। भाई जाहिर सी बात है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपके बीच में टीचिंग कार्य कर रहे हैं, हमारा एक ही मकसद है, एक ही पर्पस है कि हम आपको ज्ञान प्रदान करा दें, ठीक है। हमारे पढ़ाने का कोई मतलब तब नहीं निकलेगा कि जब हम आपको पढ़ाएं और आपको कोई चीज समझ में ना आए, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप 35-40 मिनट मुझे दे रहे हैं, ठीक है। हर रोज हम आपके बीच में 2 वीडियो लगभग जो है 1 घंटे का प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे जो भी हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप 1-1.5 घंटे मेरे लिए आप दे रहे हैं और आपको कोई भी नॉलेज नहीं हो रहा है, तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, मेरे शिक्षण का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ कहा जा रहा है कि प्रायः शिक्षण का अर्थ ज्ञान प्रदान करने से लगाया जा सकता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियां तथा मूल्यों आदि का
प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है यहाँ आपके बीच में कहा गया ज्ञान प्रदान करने से लगाया जा सकता है, ये चीजें तो आपकी फाइनल हो गई। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, जाहिर सी बात है आप समाज में रहकर शिक्षण की प्रक्रिया करते हैं। इस पर हमारे देश की जो शासन प्रणाली है, सामाजिक दर्शन है, सामाजिक परिस्थितियां हैं तथा उनके जो मूल्य हैं, इनका सभी का प्रभाव आपके शिक्षण पर पड़ता है। ठीक है, आगे यहाँ एक चीज और आपके बीच में दिया जा रहा है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षण का अभिप्राय प्रायः सीखने से लगाया जाता है। मैंने यहाँ आपको बता ही दिया कि शिक्षण का जो अर्थ है वो ज्ञान प्रदान करने से लगाया जा सकता है। अब यहाँ आपके बीच में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षण के या शिक्षा के 2 अर्थ। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि शिक्षा के 2 अर्थ कौन कौन से हैं या शिक्षण के 2 अर्थ कौन कौन से हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि शिक्षण या शिक्षा के 2 अर्थ होते हैं, जिसमें पहला आपका है संकुचित अर्थ, दूसरा है व्यापक अर्थ। अब इनके बारे में आपको जानने की उत्सुकताएं हो रही होंगी कि आखिरकार संकुचित अर्थ क्या होता है और व्यापक अर्थ क्या होता है। देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप मुझे अवगत जरूर कराएं। अगर इस पीडीएफ की जरूरत आपको पड़ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, 220 रुपए का मैंने सफल बैच लॉन्च किया है और समस्या समाधान के लिए दिए गए नंबर 9452331053 पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमेशा आपके लिए उपलब्ध है, आप एनी टाइम किसी भी वक्त संपर्क करें। ठीक है, आप बेहतरीन सफलता के लिए वो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं और कहूंगा कि अगर जैसे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं भैया ये चीजें मुझे नहीं समझ में आई। ठीक है, अनवरत क्लासें आपकी जा रही हैं। अब आपके बीच में संकुचित अर्थ का मतलब क्या है? संकुचित अर्थ का मतलब ही इसके अर्थ से ही अगर आप शब्द के अर्थ को समझ गए तो आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन के अंतिम सॉल्व तक जरूर पहुंच जाएंगे। जैसे आप संकुचित का अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे तो आप उस शब्द तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसके मतलब तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पहले आप इन चीजों को ध्यान रखें कि आप 2-3 बार इसको पढ़कर समझें कि संकुचित का मतलब होता क्या है। ठीक है, चलिए यहां देखिए कहा जा रहा है शिक्षण का संकुचित अर्थ विद्यालयी शिक्षा से है, जिसमें शिक्षक द्वारा एक शिक्षार्थी को निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट वातावरण में उसके वातावरण में पाठ्यक्रम के अनुसार उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए शिक्षण का जो संकुचित अर्थ इसके तात्पर्य कहा जा रहा है कि इसमें शिक्षक द्वारा, जैसे एक शिक्षक होता है, ठीक है, एक शिक्षार्थी के लिए एक निश्चित वातावरण होता है। ठीक है, एक निश्चित स्थान होता है, निश्चित स्थान के साथ साथ एक विशिष्ट वातावरण होता है और उस वातावरण में रहकर उस पाठ्यक्रम के अनुसार उसके व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक है, और प्राचीन समय में शिक्षक जो हमारा शिक्षण था वो शिक्षक केंद्रित था। आपको पता है जैसे पहले हमारे बीच में गुरुकुल हुआ करते थे। ठीक है, गुरुकुल में होता क्या था कि जो वहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे उनके बीच में ठूस ठूस कर ज्ञान भरा जाता था। जैसे आपकी इच्छाएं पढ़ने की नहीं है तब भी आपको जबरन वहां बैठना पड़ता था, डंडे के बल पर अनुशासन कायम किया जाता था, तो वो कोई शिक्षा नहीं हुई। लेकिन जब से हमारे बीच में चाइल्ड साइकोलॉजी मनोविज्ञान का प्रयोग हुआ तब से हमारे जो शिक्षा है वो शिक्षक केंद्रित ना होकर के अब शिक्षा हमारी जो है वो बाल केंद्रित हो गई है। यानी हमें बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना पड़ता है। ठीक है, चलिए यहां देखिए आगे कहा जा रहा है कि शिक्षा में बालक के अंदर वास्तविक विकास नहीं होता। भाई जाहिर सी बात है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप तो मेरे समक्ष बैठे नहीं हैं, आप ना ही मेरे क्लास में बैठे हैं। ठीक है, अगर आप मेरे क्लास में बैठे हों और हम आपको डंडे के बल पर आपसे अनुशासन कायम कराएं कि नहीं आपको ये करना है, ये सवाल हर हाल में करना, नहीं तो हम आपको बहुत मारेंगे, तो क्या वो सवाल आप करेंगे? आपके मन में हमेशा कुंठा की भावनाएं व्याप्त होंगी, आपका मन पढ़ने में नहीं लगेगा, आपके दिमाग में यही आएगा कि कैसे इस स्थान से हम भाग जाएं, कैसे हम इनसे छुटकारा पाएं। ठीक है, यही चीजें यहां कहा जा रहा है, समझने का आप प्रयास करेंगे कि इस देश में इस शिक्षा में बालक के अंदर वास्तविक विकास नहीं होता। कौन सी शिक्षा में? प्राचीन समय में जो शिक्षा दे जाते थे, बल्कि जो है कृत्रिम विकास देखने को मिलता था। आगे कहा जा रहा है वर्तमान समय में शिक्षा जो हमारी है या शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा, इसमें हम बालक के सर्वांगीण विकास यानी
ये शब्द आपको बार बार परेशान करेगा कि ये सर्वांगीण है क्या चीज। मैंने आपको बताया था सर्वांगीण के लिए जब आपके बीच में चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सर्वांगीण शब्द का प्रयोग किया था। अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिरकार ये सर्वांगीण विकास है क्या चीज। ठीक है, सर्वांगीण विकास का मतलब जैसे कोई बालक है, ठीक है, उस बालक के हमें सभी स्तर को ध्यान में रखना है, ठीक है, तभी वो शिक्षा जो हमारी होगी वो सफल हो पाएगी। ऐसा तो है नहीं कि हम बच्चे के जो है किसी चीज को ध्यान में ना रखें और अपनी शिक्षा हम अनवरत देते रहें तो कोई मतलब नहीं निकलता है। सर्वांगीण विकास बालक का मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, यानी जितने स्तर से आप डेवलपमेंट कर पाए हर स्तर से बालक का डेवलपमेंट होना चाहिए, वही हमारा सर्वांगीण विकास कहलाता है, यानी हर स्तर से विकास। ठीक है, चलिए यहां इस चीज को आप फिर से एक बार रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है वर्तमान समय में शिक्षा हमारी जो है शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा है। इसमें हम बालक के या बालक को जो है केंद्र मानकर, मैंने आपको बताया है केंद्र का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे एक गोला खींच दिया जाए ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है, यही कहा जा रहा है बालक को हम बीच में बैठाकर इसके आसपास हम शिक्षा देते रहें। ठीक है, यानी हम समझाने के लिए आपको वो गोला बनाए हैं, बालक को केंद्र मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। इसमें हम बालक की रुचियों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जैसे अगर बालक की इच्छाएं पढ़ने के लिए हैं तब तो हम पढ़ाएंगे। अब बालक की इच्छाएं पढ़ने के लिए है ही नहीं और हम सोचें कि हम किसी भी बच्चे को पढ़ा लें प्राचीन समय के अनुसार, तो ये अब संभव नहीं है। ठीक है, आज के समय में आपने देखा होगा आप टीचिंग कार्य के लिए जा रहे हैं, खुदा न खास्ता आप किसी बच्चे को एक डंडा मार दिए और वो जाकर अपने घर पे कह दिया तो कल की डेट में उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। हमारा एनसीएफ ये नहीं कहता है कि बच्चे को आप मार कर पढ़ाएं, आप एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। ठीक है, आप शिक्षक भले हैं लेकिन जब आप बच्चों के सामने जाएंगे तो आप एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। ठीक है, बच्चों को प्यार से दुलार से आपको समझाना है, ऐसा नहीं कि आप डंडे के बल पर प्राचीन समय के अनुसार आप अनुशासन को कायम करें। हाँ, डंडा भी यूज करिए लेकिन मारने के लिए नहीं। यार आप 5-7 साल बच्चों को अगर मारेंगे तो वह कभी आपसे आपके पास आएगा ही नहीं, और जब आपके पास नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है आप शिक्षण कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहा जा रहा है बालक की रुचियों को ध्यान में रखते हुए बालक के सर्वांगीण विकास करना शिक्षक का धर्म है। फिर देखिए सर्वांगीण शब्द आया है, ये बार बार आपको परेशान करेगा जब तक आपकी पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी या शिक्षण अधिगम का सिद्धांत समाप्त नहीं होगा। ठीक है, हर वक्त जब आप यूपी टेट सी टेट जैसी परीक्षाओं में बैठेंगे तो ये शब्द आपके बीच में आएगा, इसे आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे सर्वांगीण का मतलब होता क्या है। ठीक है, यहां देखिए मैंने अभी आपको बताया शिक्षक एक मार्गदर्शक का काम करता है। अभी तक तो आपका संकुचित अर्थ चल रहा था लेकिन अब आपके बीच में व्यापक अर्थ आ रहा है। व्यापक अर्थ का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षण या कहा जाए शिक्षण के व्यापक अर्थ में वह सब सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में सीखता है। ठीक है, व्यापक अर्थ माने बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत चीजें हैं, जहां से आप कोई चीज सीख लें वहां आपका ये व्यापक अर्थ काम कर जाएगा। मनुष्य अपने प्रवृत्ति के अनुसार सब कुछ सीखता रहता है। मनुष्य सबसे पहले समाज की सबसे छोटी इकाई, 1 नंबर का क्वेश्चन ये अंडरलाइन से आ गया है। ठीक है, मनुष्य जो है सबसे पहले समाज के पूछा जा सकता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ठीक है, यह समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार से वो सीखता है। जैसे एक छोटा सा बालक है जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो सबसे उसकी प्रथम पाठशाला अगर कहा जाए तो बच्चे की माँ होती है। ठीक है, वो अपनी माँ से सीखता है। यहाँ मनुष्य सबसे पहले समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार से सीखता है, फिर वह विद्यालय जाकर शिक्षक, विद्यार्थी एवं वातावरण से सीखता है। ठीक है, पहले तो वो अपने परिवार से सीखेगा, गाली गलौज जो भी उसके परिवार में होता है वो सीख लेगा। ठीक है, उसे सीखने के बाद फिर बालक विद्यालय जाएगा। विद्यालय में वहां शिक्षक का बिहेव जैसा होगा, विद्यार्थी एवं वहां जो है शिक्षक, विद्यार्थी और उसके परिवार को तो मैंने आपको बता दिया, शिक्षक का बिहेव कैसा है, वहां विद्यालय और वहां का वातावरण कैसा है उनसे सीखता है। और यहाँ इसके अतिरिक्त जो है रेडियो से सीखता है, टेलीविजन से, सिनेमा से, प्रदर्शनी, नाटक इत्यादि स्थानों पर वह कहीं ना कहीं सीख लेता रहता है। कौन? एक छोटा सा बालक। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ कहा जा रहा है, अतः कहा जा सकता है कि व्यक्ति
औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक माध्यम से सीखता है। आपके बीच में 3 शब्दाएं हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं कि आखिरकार ये औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है और निरौपचारिक क्या है। हम आपको हर चीज का जो है अर्थ बताएंगे, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप वीडियो में अपना कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक को अवश्य दें। और आपको अगर इस पीडीएफ की जरूरत पड़ रही है तो बिल्कुल नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9452331053 पर आप संपर्क करिए। हर संभव हम आपको बताएंगे कि आप इस पीडीएफ को कैसे प्राप्त करेंगे। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, चैनल के साथ आप जब 220 रुपए की पेड कोर्स से आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्लस आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें हैं, उसके बाद मॉडल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, 4 चीजें हम 220 रुपए में आपको दे रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप संपर्क करिएगा, हर संभव आपका प्रयास हम करेंगे, ठीक है, या मदद करेंगे। यहाँ कुछ परिभाषाएं शिक्षण की आ रही है, मैंने एक परिभाषा को लिख रखा जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि बार पूछी गई परिभाषा क्लार्क महोदय की परिभाषा है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित की जाती है। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा आए दिन या देख भी रहे हैं कि शिक्षण के क्षेत्र में बहुत सारे अभ्यर्थी जो होते हैं वो थोड़े से दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं या कुछ अच्छे प्रवृत्ति के, जैसे जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं उनके अंदर आप शिक्षण के माध्यम से अच्छे व्यवहार को उत्पन्न कर सकते हैं, यही क्लार्क महोदय कह रहे हैं। चलिए यहाँ औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक को आप समझ लीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में आ रहा है औपचारिक शिक्षा, जिसे हम कहते हैं जो है पहला है अनौपचारिक शिक्षण, जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। दूसरा है अनौपचारिक फॉर्मल एजुकेशन, तीसरा है निरौपचारिक शिक्षण, ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पहला आपके बीच में है अनौपचारिक शिक्षा है क्या चीज। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत स्कूल के बाहर की शिक्षा को हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे आप अपने खेतों में चले गए, हम एक सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं कि आप अपने खेतों में चले गए, वहां से जो शिक्षा आपको मिली है वह आपकी कौन सी शिक्षा कहलाएगी, अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगी। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में निश्चित स्थान नहीं होता है, ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा में निश्चित स्थान नहीं होता है और इसका कोई वातावरण और समय निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। यानी आप कहीं भी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हुआ, आप गाड़ी तेज चला रहे हैं, आप उस एक्सीडेंट से सीख लेंगे कि नहीं मुझे गाड़ी अब धीमी चलाना है, नहीं तो मेरा भी एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। आपको चोट लगी, आप दोबारा से उस कार्य को नहीं करने जाएंगे, अब मैं वह कार्य करूंगा तो फिर से मुझे चोट आएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको शिक्षा मिली कि नहीं मिली, आप कहेंगे बिल्कुल मिली, ठीक है। तो वह किस शिक्षा के तहत है, अनौपचारिक शिक्षा के तहत है। अब यहां देखिए मैंने लिखा है कि यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती है, ठीक है, और जीवन के साथ जीवन के किसी भी मोड़ पर प्राप्त की जा सकती है। मैंने आपको बताया ना, आप कहीं भी चल रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं, वहां भी ये शिक्षा आपको मिल जाएगी, ठीक है। यानी हर जगहों पर आपको औपचारिक शिक्षा जो है अनौपचारिक शिक्षा मिलती रहेगी। हम बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन मीन्स औपचारिक शिक्षा पर। ध्यान दीजिएगा, औपचारिक शिक्षा जो है यह शिक्षा विद्यालय में दी जाती है। जैसे आप विद्यालय चले गए, इस समय आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप औपचारिक शिक्षा मीन्स फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है एक निश्चित स्थान होता है, ठीक है, एक निश्चित समय होता है, पाठ्यक्रम होता। ऐसा तो है नहीं कि आप कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप इंटरमीडिएट का सिलेबस पढ़ाने लगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ना, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता आप करेंगे, आप एक अच्छे टीचर हैं, ठीक है। निश्चित समय होगा, आप एक नियत समय पे जाएंगे, 9 बजे जाएंगे, 3 बजे चले आएंगे, ठीक है, यही समय सारा इस समय चल रही है। निश्चित स्थान होगा, आपका जिस विद्यालय में टीचिंग लग गया उसी विद्यालय में जाएंगे, ऐसा तो नहीं कि आप बदल देंगे, ठीक है। समय निर्धारित होगा और आपका एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा और आप एक उद्देश्य लेके जाएंगे। जैसे जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या होगा, आपका उद्देश्य यही होगा कि इस चैप्टर को हमें बच्चों के समक्ष पूरा क्लियर करना है ताकि बच्चों को आ जाए, और इसका स्थान निश्चित होगा। यानी अगर कहा जाए एक शब्द में तो औपचारिक शिक्षा में सब कुछ निश्चित होता है, ठीक है, आपके सर्वांगीण विकास के लिए। और
अगर पूछ लिया जाए कि औपचारिक शिक्षा है क्या चीज, तो आप कहेंगे कि यह शिक्षा विद्यालय में दी जाती है। इसमें जो है एक निश्चित समय होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित उद्देश्य होता है और निश्चित स्थान होता है, यानी सब कुछ इसमें निश्चित होता है। यही शिक्षा हमारी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब लास्ट हमारा आता है निरौपचारिक शिक्षा। ये शिक्षा जो हमारी होती है, ध्यान दीजिएगा, जो है औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है, ये दोनों के बीच की कड़ी मानी जाती है। इसमें कहा जा रहा है कि यह पूरी स्वतंत्र नहीं होती है, यानी यह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होती है और ना ही नियंत्रित होती है। कुछ क्षेत्र इसके नियंत्रित व कुछ क्षेत्र अनियंत्रित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको परिभाषा लिखने के लिए आए तो आपके लिए जितनी परिभाषाएं मैंने लिखा है, हर परिभाषा अपने आप में सफिशिएंट है। आप इस परिभाषा को लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1 नंबर में आएगा, चाहे 2 नंबर में आएगा, 100% आपको 1 नंबर में आता है तो 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर में आता है तो 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ये परिभाषाएं आपके लिए बिल्कुल कंप्लीटली है। ठीक है, चलिए अगला हमारा आता है शिक्षण प्रक्रिया, यानी टीचिंग प्रोसेस है क्या चीज। ठीक है, देखिए टीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि जो है शिक्षण प्रक्रिया 3 स्तंभों के मध्य होकर गुजरती है। पहला स्तंभ है, आगे कहा जा रहा है इसमें और भी देखिएगा, गुजरती है जिसके माध्यम से एक निश्चित परिणाम निकल कर आता है। पहला है प्रथम स्तंभ या प्रथम पोल, जिसे कहा जाए टीचर होते हैं। इसके पास अपना जो या कहा जाए अपनी योग्यता, अनुभव, गुण और अपना दार्शनिक दृष्टिकोण होता है। ठीक है, आपको पता है अगर हम बात करें शिक्षण के 3 स्तंभ होते हैं। पहला है पहला आपका शिक्षण हो गया, ठीक है, सॉरी पहले आपके टीचर हो गए जो कि पहला स्तंभ है, दूसरा आपका शिक्षार्थी हो गया, तीसरा आपका पाठ्यक्रम हो गया। ये तीनों जहां पर रहेंगे, ठीक है, जैसे अगर शिक्षक नहीं है तो शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम रहकर कुछ नहीं कर पाएंगे, या अगर कहें पाठ्यक्रम नहीं है तो शिक्षार्थी और टीचर रहकर कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी ये तीनों आपस की एक कड़ी मानी जाती है। ठीक है, इन तीनों को आपस, अगर आप टीचिंग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, सपोज डेट हम अपनी ही बात करें, ठीक है, हमने आपको सिलेबस से पहले परिचित कराया, आपने सिलेबस को देख लिया, ठीक है, अब आप हमारे बीच में हैं, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं और आप देख पा रहे हैं, आप शिक्षार्थी हुए और मेरे पास ऑलरेडी पाठ्यक्रम है, ठीक है, यानी हमारे पास, हम आपके बीच, हम आपके शिक्षक हो गए, ठीक है, आप हमारे स्टूडेंट हो गए और हम आपके बीच में पाठ्यक्रम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी टीचर और पाठ्यक्रम का आपस में कोरिलेट करें तो आप बीच की कड़ी माने जाएंगे। ठीक है, आप तीनों अगर नहीं रहेंगे, शिक्षक नहीं रहेगा तब वो काम नहीं चलेगा, शिक्षार्थी नहीं रहेंगे तब वो काम नहीं चलेगा, और अगर पाठ्यक्रम नहीं है तब तो जाहिर सी बात है पूरा एकदम डमाडोले हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यार मैंने आपको पाठ्यक्रम से परिचित कराया है कि भैया पहले आप पाठ्यक्रम समझ लीजिए, उसके बाद आप चीज़ों को समझिए। ठीक है, चलिए यहाँ इतनी चीज़ें आई। द्वितीय स्तंभ शिक्षार्थी आपके हो गए, इनका कार्य सीखना होता है, इनके कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला है तृतीय स्तंभ की बात करें तो तृतीय स्तंभ में जिनके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, ये तीसरा स्तंभ है पाठ्यक्रम, जिनके द्वारा हम किसी बालक के व्यवहार में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप मुझे अवश्य बताएंगे। यहाँ कुछ शिक्षण की विशेषताएं मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं हम उसी चीज़ को आपके बीच में कोरिलेट कर रहे हैं, बाकी चीज़ें हम छोड़ दे रहे हैं। ओरल तरीके से हम आपको बताएंगे, आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, शिक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत अगर हम कहें कि शिक्षण वह साधन है जिसके माध्यम से कोई बालक है उसके विकास के इस प्रकार किया जाता है कि बालक की परिस्थितियों से लड़ने एवं वातावरण में समायोजित होने की क्षमता आ जाए। जाहिर सी बात है, आप समझ पाए हैं कि नहीं। मैंने आपसे कहा शिक्षण वह साधन है, ठीक है, जिसके माध्यम से बालक का विकास इस प्रकार से हम कर दें कि बालक किसी भी परिस्थिति में जाए और वह लड़ने से, ठीक है, जैसे कोई भी परिस्थितियां आ जाए उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग लड़ने से और उसके वातावरण में, ठीक है, अपने आप को वो समायोजित कर ले जाए, वही हमारा
टीचिंग प्रोसेस है या उस टीचिंग की विशेषता है। ठीक है, अच्छा यहाँ इतनी चीजें आप समझ गए। अब कहें अगर हम जो है इसकी तमाम विशेषताएं हैं, पहली विशेषता की अगर हम बात करें तो शिक्षण जो हमारा है वो सुनियोजित होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सुनियोजित का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यवस्था का अच्छा या बुरा होना या उसकी योजना, उसकी प्लानिंग पर निर्भर करती है। जैसे हम आपके बीच में टीचिंग कार्य कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, टीचिंग कार्य कर रहे हैं तो यार हम एक योजना बनाकर आए, एक प्लानिंग बनाकर आए हैं कि हम आपको इसी दायरे में रहकर शिक्षण प्रदान करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई योजना ही नहीं होगी तो हम क्या शिक्षण करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए कुछ करने से पहले सबसे पहले उसकी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, निर्भर करता है, उसकी प्लानिंग पर निर्भर करता है। यदि कार्य की योजना उत्तम है, जैसे हम आपके बीच में कार्य कर रहे हैं, अगर हमारी कार्य योजना उत्तम है तो कार्य भी हमारा उत्तम होगा। हालांकि हम उत्तम कार्य तो कर रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल इसमें शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके जो कहें, हम आपके फीडबैक हमेशा चाहते हैं कि आपका फीडबैक, जैसे त्रुटियां तो हर इंसान से होती हैं यार, हम भी एक इंसान ही हैं, मैं मानकर चलता हूं कि मैं त्रुटियां करता हूं, लेकिन उस त्रुटि को दूर करने का आपका काम है। आप मुझे अपना फीडबैक नहीं देंगे तो बाबू त्रुटियां वो दूर नहीं हो पाएंगे। इसलिए पढ़ाने में अगर कोई कमियां हो तो आप मुझे अवगत कराएं। ठीक है, मैंने कहा आपसे यदि जो है कार्य की योजना उत्तम है तो कार्य भी उत्तम होगा। ठीक उसी प्रकार से शिक्षण की सफलता और असफलता उसकी योजना पर निर्भर करती है। जिन शिक्षकों की योजना शिक्षण के पूर्व तैयार की जाती है उसका शिक्षण भी सफल होता है। मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अभी यही योजना हम नहीं बनाए होते कि मुझे इतने के दायरे में रहकर पढ़ाना है तो क्या हम आपको पढ़ा पाते? नहीं पढ़ा पाते। ठीक है, योजना मैंने पहले आपको बनाया था, इसलिए मैं टीचिंग कार्य आपके बीच में कर ले रहा हूं। ठीक है, चलिए इतनी चीजें समझ में आई। शिक्षण आपका सुझावात्मक होना चाहिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अच्छा शिक्षण सुझावात्मक होना ही चाहिए। इसमें बालक को आदेश न प्रदान करके उसे सुझाव दिया जाता है। जैसे बालक को आप कभी आदेश ना दें, ठीक है, उसे सुझाव दें, ये हमारा एनसीएफ कहता है। ठीक है, सुझाव प्रदान किया जाता। अच्छा शिक्षण वह है जिसमें कलम स्वयं पर किसी न किसी, ठीक है, स्वयं पर किसी का तनिक भी दबाव महसूस नहीं करते, अतः शिक्षक ऐसा हो जो सुझावात्मक तरीके से प्रयोग करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आपके क्लास में हम पहुंचे, आपको 4 डंडा हम दे दें तो क्या आप मुझसे कभी पूछेंगे? कभी नहीं पूछेंगे यार, आप मुझे बाइकाट कर देंगे। ठीक है, आपसे अगर मैं एक प्रेम भाव से आऊं और जो चीज पूछूं तो आप बड़े उत्सुकता से मुझे बताएंगे, लेकिन अगर वहीं मैं आपको 4 डंडा दे दूं और आपसे मैं पूछूं भविष्य में कि बाबू ये चीज मुझे बता दो, तो आप नहीं बताओगे। ठीक है, यहाँ शिक्षण सुझावात्मक होना चाहिए। शिक्षण जो है वो दया एवं सहानुभूतिपूर्व होना चाहिए। अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होना चाहिए। ऐसी तमाम चीजें हैं जो आपके बीच में हमेशा आती रहेंगी। शिक्षण की समस्याएं भी होती हैं, शिक्षण के कुछ उद्देश्य भी हैं, जिसे मैंने लिख रखा है सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण थी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो क्या ये वीडियो आपको पसंद आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल आप मुझे फीडबैक अवश्य दीजिएगा। और इस वीडियो में यहीं तक शिक्षण अधिगम का वह सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।